Welcome to LawPrep Tutorials. I hope you all are doing well. I am Diksha Pandey and today in this video we are going to discuss a very important topic which is related to law of torts. No fault liability की हम आज बात करने वाले हैं इस वीडियो में. तो जैसा हमने लास्ट वीडियो में बात की थी भोपाल गैस ट्रेजेडी के केस में नो फॉल्ट लायबिलिटी की, उसमें हमने एक बेसिक फंडामेंटल को समझ लिया था नो फॉल्ट लायबिलिटी के. आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि ये नो फॉल्ट लायबिलिटी बेसिकली क्या होती है और इसके जितने भी एक्सेप्शंस हैं, जितने भी केस लॉज हैं, वो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं. तो चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं. तो जो नो फॉल्ट लायबिलिटी होती है वो बेसिकली ऐसी लायबिलिटी होती है जिसके अंदर डिफेंडेंट की चाहे कोई नेग्लिजेंस हो या ना हो फिर भी डिफेंडेंट लायबल होता है. यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल से इसको समझते हैं कि अगर कोई डिफेंडेंट है, कोई एक पर्सन है, उसने अपने लैंड में कोई ऐसी चीज़ को कंटेन कर रखा है जो हैजार्डियस है, डेंजरस है, और अगर वो एस्केप हो जाती है, उसकी अगर उसमें नेग्लिजेंस हो या ना हो उस पर्सन की, लेकिन फिर भी अगर वो किसी तीसरे इंसान को डैमेज कॉज कर देती है तो वहाँ पर वो इंसान लायबल होगा. तो यही बेसिक कॉन्सेप्ट है नो फॉल्ट लायबिलिटी का. इसके अंदर दो तरह की लायबिलिटी होती हैं, पहली स्ट्रिक्ट लायबिलिटी और दूसरी एब्सोल्यूट लायबिलिटी. तो पहले हम बात करेंगे स्ट्रिक्ट लायबिलिटी की कि ये होती क्या है. तो स्ट्रिक्ट लायबिलिटी के ये चार प्रिंसिपल्स हैं, चार बेसिक कंडीशन हैं जो इसेंशियल एलिमेंट्स भी हम जिसको कहते हैं. ये चारों इसेंशियल कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए किसी भी सिचुएशन में, तभी हम किसी भी पर्सन को स्ट्रिक्टली लायबल कह सकते हैं. अदरवाइज दैट पर्सन विल नॉट बी स्ट्रिक्टली लायबल. तो ये चार कंडीशंस हैं क्या, हम उसको समझ लेते हैं पहले. तो अगर कोई भी डेंजरस सब्सटेंस है, कोई भी हैजार्डियस सब्सटेंस है, अगर वो किसी की भी लैंड में या किसी भी की भी प्रीमाइसेस में कंटेन है, जैसे कि मैं हूँ, अगर मेरा प्रीमाइस है, मैंने उसमें कोई हैजार्डियस सब्सटेंस को कंटेन करके रखा हुआ है. अब ये हैजार्डियस सब्सटेंस क्या हो सकता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने अपनी लैंड में कोई वाटर रिजर्वायर कंस्ट्रक्ट करा दिया, या मैंने अपनी लैंड में एक इलेक्ट्रिसिटी प्लांट को पूरा इंस्टॉल करा दिया, या कोई पॉइजनस ट्रीज हैं उन्हें मैंने उगा लिया. तो ये सारे जो चीज़ें हैं ये सारी डेंजरस इन नेचर हैं, इसीलिए हम इनको डेंजरस सब्सटेंस या हैजार्डियस सब्सटेंस कह रहे हैं यहाँ पर. तो ऐसी कोई डेंजरस सब्सटेंस जो कि नॉन नेचुरल यूज ऑफ लैंड में कवर हो रही है. अब नॉन नेचुरल यूज ऑफ लैंड क्या होता है, जैसे कि मेरा कोई प्रीमाइस है, उसमें जो भी कोई ऐसे काम, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने अपने लैंड में एक छोटा सा वाटर टैंक बनवा लिया. तो यहाँ पर जो वाटर टैंक है वो नेचुरल यूज ऑफ लैंड है, क्योंकि आसपास आप देखेंगे तो काफ़ी सारे घरों में नेचुरल छोटा सा एक वाटर टैंक बना हुआ होता है, तो ये नेचुरल यूज ऑफ लैंड हुआ. लेकिन वहीं पर अगर मैं उस प्रीमाइसेस में वाटर टैंक की जगह एक बहुत बड़ा सा वाटर रिजर्वायर बना लेती हूँ तो वो एक नॉन नेचुरल यूज ऑफ लैंड हो जाएगा. आपने आसपास अपने मोहल्ले में, अपने किसी कॉलोनी में नहीं देखा होगा कि किसी के भी घर में पानी की सप्लाई के लिए वाटर रिजर्वायर बना रखा है किसी ने, तो ये नॉन नेचुरल यूज ऑफ लैंड में आ गया. तो अगर कोई भी चीज़, आप अगर अपनी लैंड का नॉन नेचुरल यूज कर रहे हैं और वहाँ पर अगर आप डेंजरस सब्सटेंस को कंटेन कर रहे हैं और फिर वो डेंजरस सब्सटेंस एस्केप कर जाए, मतलब बाहर चला जाए आपकी प्रीमाइस से, तो ये हो गया एस्केप. अगर वो एस्केप करता है तो उसको डैमेज कॉज करना है. अगर वो सब्सटेंस कोई डैमेज कॉज कर रहा है तो यहाँ पर आपकी जो प्राइमा फेसाई लायबिलिटी होगी वो बन जाएगी, यानी कि वो जो इंसान है वो स्ट्रिक्टली लायबल होगा यहाँ पर. तो ये चार इसेंशियल एलिमेंट्स हैं जो फुलफिल होने चाहिए. पहले की वीडियो में मैंने एक एग्जाम्पल लिया था एक कैटल वाला, आज की वीडियो में भी हम उसी एग्जाम्पल से समझेंगे कि स्ट्रिक्ट लायबिलिटी क्या होती है. ए और बी दो लोग हैं, ए के घर में उसने कुछ पॉइजनस ट्रीज को प्लांट कर रखा है और बी का एक फार्म हाउस है जिसमें उसने कुछ कैटल्स पाल रखी हैं. अब ये कैटल, इसकी जो पॉइजनस ट्री है, इसकी कुछ पत्तियां इसके फार्म हाउस में आके गिर जाती हैं और इसकी कैटल, बी की जो कैटल है वो इसे कंज्यूम कर लेती है और उसकी डेथ हो जाती है. तो यहाँ पर ए जो है, ए ने अपनी लैंड का नॉन नेचुरल यूजेज किया है और उसने एक डेंजरस सब्सटेंस, पॉइजनस ट्रीज हैं जो प्लांट किए यहाँ पर, तो ये एक डेंजरस सब्सटेंस हो गया और अननेचुरल, नॉन नेचुरल यूज ऑफ लैंड भी उसने किया है. अब ये जो
इस पेड़ की पत्तियां हैं ये एस्केप होके बी के घर में चली गई, तो यहाँ पर एस्केप भी हो रहा है और बी की जो कैटल है उसने उन्हें कंज्यूम कर लिया और वो मर गई, तो यहाँ पे बी को डैमेज भी कॉज हो गया। तो ये चारों की चारों कंडीशन इस वाले केस में फुलफिल हो रही हैं। तो यहाँ पर जो ए है उसकी प्राइमा फेसाई लायबिलिटी बन जाएगी और वो स्ट्रिक्टली लायबल होगा। तो यही एक एग्जाम्पल है जिससे हमने स्ट्रिक्ट लायबिलिटी को समझा। इसका एक लैंडमार्क जजमेंट था जिसके बाद इस स्ट्रिक्ट लायबिलिटी का कॉन्सेप्ट इवॉल्व हुआ, उसका नाम था रिलेंड वर्सेस फ्लेचर। ये 1868 का केस था। इस केस के बाद ये एक इंग्लिश लॉ का कॉन्सेप्ट है जिसमें इस केस के फैक्ट को हम समझ लेते हैं पहले। इसके अंदर जो रेलेंड होता है वो डिफेंडेंट होता है और फ्लेचर होता है वो प्लेंटिफ होता है। यहां पर जो रेलेंड होता है, रेलेंड का एक रिजर्वायर होता है, उसकी एक लैंड है, उस पर उसने एक वाटर रिजर्वायर को कंस्ट्रक्ट कर रखा होता है, क्योंकि उसके पास एक एडजेसेंट में मिल भी होती है जिसको पावर की ज़रूरत होती है। तो उस पावर को देने के लिए उसने एक वाटर रिजर्वायर को कंस्ट्रक्ट करा लिया होता है इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर्स के थ्रू। तो जब ये अपने इस रिजर्वायर को कंस्ट्रक्ट करा रहा होता है तो इसकी जो लैंड होती है उसके नीचे कुछ कोल शाफ्ट्स होते हैं जो कि अटैच्ड होते हैं फ्लेचर के लैंड से। ये जो कोल शाफ्ट होते हैं ये कवर्ड नहीं होते हैं, लेकिन जो इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर जो इस वाटर रिजर्वायर को बना रहे होते हैं उनको ये बात मालूम होती है, लेकिन फिर भी वो उस चीज़ को इग्नोर कर देते हैं और उसके ऊपर कंस्ट्रक्ट कर देते हैं पूरा रिजर्वायर। जब इसके अंदर पानी भरा जाता है तब वो पानी धीरे धीरे करके इन कोल शाफ्ट के थ्रू जो फ्लेचर होता है, फ्लेचर की कोल माइन में, दिस इज कोल माइन, फ्लेचर की कोल माइन में जाके इकट्ठा हो जाता है और पूरा फ्लड हो जाता है। उसकी जो कोल माइन होती है उसमें बाढ़ आ जाती है। तो यहाँ पर फ्लेचर जो होता है उसे, जो कि प्लेंटिफ है, उसे बहुत ज़्यादा डैमेज कॉज होता है यहाँ पर। अब यहाँ पर स्ट्रिक्ट लायबिलिटी का कॉन्सेप्ट इवॉल्व हुआ और यहाँ पर जो कोर्ट थी उस टाइम पे, जो हाउस ऑफ लॉर्ड्स थे, उन्होंने ये कहा कि यहाँ पे जो रिलेंड है, रिलेंड की स्ट्रिक्ट लायबिलिटी बनेगी फ्लेचर के लिए और रिलेंड होगा उसे कंपनसेशन देना पड़ेगा। यहाँ पर रेलेंड की कोई फॉल्ट नहीं थी, कोई भी नेग्लिजेंस नहीं थी, वो इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर की थी, लेकिन फिर भी रेलेंड लायबल होगा क्योंकि उसकी लैंड में एक अननेचुरल यूजेज हुआ है और उसने एक वाटर रिजर्वायर कंस्ट्रक्ट कराया है जो कि हैजार्डियस सब्सटेंस है, डेंजरस सब्सटेंस है, और वो एस्केप भी हो जाता है इन कोल शाफ्ट से और एफ को, मतलब फ्लेचर को डैमेज कॉज कर देता है। तो यहीं पे स्ट्रिक्ट लायबिलिटी लगेगी। अब यहाँ पर स्ट्रिक्ट लायबिलिटी का कॉन्सेप्ट इवॉल्व हुआ। अब कुछ केसेस हैं जिनके अंदर स्ट्रिक्ट लायबिलिटी लगी थी। हम एस्केप को समझ लेते हैं। यहाँ पर ये जो एस्केप वाला पॉइंट है, इस एस्केप वाले पॉइंट से कुछ चीज़ों में डिफरेंस आ जाता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ये एक केस लॉ है, रीड वर्सेस लियोन का केस। रीड वर्सेस लियोन के केस में क्या हुआ था कि जो प्लेंटिफ था वो एम्प्लॉय था एक शेल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में। तो जब वो अपनी ड्यूटी पर था तो वो जो कंपनी है जिसकी वो प्रीमाइस थी, उस कंपनी की प्रीमाइस से जो शेल जो वहाँ पे बन रहा था, मैन्युफैक्चर हो रहा था, वो एक्सप्लोड हो जाता है और डैमेज कॉज कर देता है प्लेंटिफ को, जो कि वहाँ पे ड्यूटी पे था, एम्प्लॉयमेंट में एम्प्लॉयड था। तो यहाँ पर एस्केप नहीं हुआ है, जो शेल एक्सप्लोड हुआ वो जो प्रीमाइसेस थी उसके अंदर एक्सप्लोड हुआ, बाहर नहीं हुआ। तो यहाँ पर एस्केप नहीं हुआ है लेकिन डैमेज तो हुआ है प्लेंटिफ को। तो यहाँ पर जो जजमेंट आई थी उसमें ये कहा गया था कि स्ट्रिक्ट लायबिलिटी उस कंपनी की नहीं बनेगी क्योंकि यहाँ पर एस्केप ही नहीं हुआ है। अगर डैमेज हो रहा है लेकिन एस्केप ही नहीं हुआ, अगर प्रीमाइसेस के अंदर ही डैमेज हुआ है तो स्ट्रिक्ट लायबिलिटी नहीं बनेगी। तो इस केस के अंदर स्ट्रिक्ट लायबिलिटी को हटा दिया गया था और कहा था कि कंपनी लायबल नहीं होगी। अब ये दूसरा केस था क्रोहर्ट्स वर्सेस एमरशम्स ब्यूरियल बोर्ड का। इस केस के अंदर जो प्लेंटिफ था, डिफेंडेंट के पास एक हॉर्स था जो कि प्लेंटिफ के लैंड में चला जाता है और प्लेंटिफ ने कुछ पॉइजनस ट्रीज प्लांट कर रखे होते हैं, उन्हें खा लेता है। वहाँ पर जो पॉइजनस ट्रीज थे उनकी लीफ बाहर नहीं आई होती है, वहाँ पर एस्केप नहीं हुआ होता है, लेकिन जो प्लेंटिफ है, प्लेंटिफ का हॉर्स
ट्रेसपास कर देता है, इंट्रूजन कर देता है प्रॉपर्टी में और जाके उनको कंज्यूम कर लेता है, उस प्लांट को कंज्यूम कर लेता है और उसकी डेथ हो जाती है। तो यहाँ पर भी एस्केप नहीं हुआ है, लेकिन स्ट्रिक्ट लायबिलिटी यहाँ पर नहीं लगेगी क्योंकि यहाँ पर एस्केप वाला जो एलिमेंट है वो मिसिंग है। तो ये दो केस हैं जो कि बताते हैं कि एस्केप अगर आपकी प्रीमाइस से नहीं हो रहा है किसी भी डेंजरस सब्सटेंस का, तो वहाँ पर आप स्ट्रिक्ट लायबिलिटी को हटा सकते हैं, स्ट्रिक्ट लायबिलिटी अप्लाई नहीं होगी वहाँ पर। अब हम बात करते हैं कुछ एक्सेप्शंस की। स्ट्रिक्ट लायबिलिटी में कुछ एक्सेप्शंस हैं जिसके अंदर आप स्ट्रिक्ट लायबिलिटी को हटा सकते हैं, जैसे कि एक्ट ऑफ गॉड का केस हुआ। एक्ट ऑफ गॉड में अगर आपके प्रीमाइसेस से कोई भी सब्सटेंस बाहर जा रहा है, कोई भी डेंजरस सब्सटेंस बाहर जा रहा है, लेकिन वो एक्ट ऑफ गॉड के थ्रू जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक वाटर रिजर्वायर बनाया है, उस वाटर रिजर्वायर में पानी भी बराबर है, लेकिन एक अनफॉर्चुनेटली एक दिन बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश हो जाती है, मतलब एक्सेसिव रेनफॉल हो जाती है, जिसकी वजह से जो आपका वाटर रिजर्वायर है वो फ्लडेड हो जाता है, फ्लड आ जाती है उसमें, और आसपास की जितनी भी विसिनिटी होती है, आसपास का नेबरहुड, वो उससे अफेक्ट होता है और डैमेज कॉज कर देता है उसे। तो यहाँ पर आपकी लायबिलिटी नहीं बनेगी क्योंकि यहाँ पर एक्ट ऑफ गॉड हुआ है। जो एक्सेसिव रेनफॉल थी वो अनफोर्सिएबल थी, वो अनफोर्सिएबल इवेंट है जो ह्यूमन के कंट्रोल के भी बियॉन्ड है। तो यहाँ पर एक्ट ऑफ गॉड का डिफेंस लग जाएगा और स्ट्रिक्ट लायबिलिटी यहाँ पर हट जाएगी, स्ट्रिक्ट लायबिलिटी नहीं लगेगी। तो ये एक्ट ऑफ गॉड का कॉन्सेप्ट हुआ। अब रॉन्गफुल एक्ट ऑफ द थर्ड पार्टी, यानी कि आपकी गलती नहीं है, किसी थर्ड पार्टी की गलती है और थर्ड पार्टी की गलती की वजह से किसी को डैमेज कॉज हुआ है, तो वहां पर भी स्ट्रिक्ट लायबिलिटी आपके ऊपर नहीं बनेगी। फिर प्लेंटिफ का खुद का फॉल्ट हो, अगर प्लेंटिफ जो आपको स्यू कर रहा है अगर वो उसी का फॉल्ट था जिसकी वजह से उसे डैमेज कॉज हुआ है, तो यहाँ पर जो डिफेंडेंट यानी कि आपकी गलती नहीं बनेगी, आप स्ट्रिक्टली लायबल नहीं होंगे। फिर आता है आर्टिफिशियल वर्क मेंटेन्ड फॉर द कॉमन बेनिफिट ऑफ बोथ प्लेंटिफ एंड डिफेंडेंट, यानी कि अगर प्लेंटिफ और डिफेंडेंट म्यूचुअल बेनिफिट के साथ में आके काम कर रहे हैं, मतलब कि डिफेंडेंट और प्लेंटिफ दोनों को ही म्यूचुअल बेनिफिट हो रहा है किसी भी एक्ट से, तो उस एक्ट से अगर कोई भी डैमेज कॉज होता है प्लेंटिफ को, तो प्लेंटिफ यहाँ पर लायबल नहीं कह सकता डिफेंडेंट को, और डिफेंडेंट यहाँ पर स्ट्रिक्टली लायबल नहीं होगा। उसके बाद फिफ्थ पॉइंट है एक्ट ऑफ स्टैट्यूटरी अथॉरिटी। यहाँ पर अगर कोई भी सोवरेन फंक्शन है या कोई भी स्टैट्यूटरी अथॉरिटी, गवर्नमेंट का कोई फंक्शन है जो आप परफॉर्म कर रहे हैं और उसमें फिर कोई भी डैमेज कॉज हो जाता है किसी थर्ड पर्सन को, तो यहाँ पर भी आप लायबल नहीं होंगे, यहाँ स्ट्रिक्ट लायबिलिटी नहीं लगेगी। अब हम इन सारे एक्सेप्शंस के केस लॉज को समझते हैं ताकि एक बेटर अंडरस्टैंडिंग आपको हो सके कि ये सारे जो एक्सेप्शंस हैं वो किन केसेस में लग सकते हैं। तो पहले हम एक्ट ऑफ गॉड की बात करते हैं। निकोलस वर्सेस मार्सलैंड का केस था। निकोलस वर्सेस मार्सलैंड केस 1876 का केस है। इसके अंदर जो डिफेंडेंट होता है उसकी एक आर्टिफिशियल लेक होती है जो कि उसने फॉर्म की होती है खुद से, और वहाँ पर उसमें एक नेचुरल स्टीम होती है। अब यहाँ पर जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रेनफॉल एक दिन होती है, तो उसकी वजह से वहाँ पर जो उसकी इम्बार्कमेंट होती है, स्टीम से जो बनी हुई इम्बार्कमेंट होती है, वो टूट जाती है, ब्रेक हो जाती है, जिसकी वजह से जो प्लेंटिफ है, प्लेंटिफ के कुछ ब्रिजेस होते हैं वो फ्लड हो जाते हैं, मतलब कि बह के चले जाते हैं पानी के साथ। तो यहाँ पर जो प्लेंटिफ है उसको डैमेज कॉज हुआ, लेकिन डिफेंडेंट की यहाँ गलती नहीं थी क्योंकि वहाँ इतना एक्सेसिव रेनफॉल हो गया उस टाइम पर, मतलब उस टाइम में बहुत टाइम बाद वो ऐसा एक्सेसिव रेनफॉल हुआ था जो अनफोर्सिएबल था, बियॉन्ड ह्यूमन कंट्रोल। तो यहाँ पर जो फ्लड आई है वो एक्ट ऑफ गॉड की वजह से हुई है, तो इसलिए यहाँ पर स्ट्रिक्ट लायबिलिटी नहीं लगेगी, ये एक डिफेंस हो जाएगा। दूसरा केस है रिकर्ड वर्सेस लोथियन का केस, जो कि बात करता है द रॉन्गफुल एक्ट ऑफ द थर्ड पार्टी। अगर थर्ड पार्टी ने कोई रॉन्गफुल एक्ट कमिट किया है तो यहाँ पर आप उसको एज अ डिफेंस यूज कर सकते हो। यहाँ पर कुछ स्ट्रेंजर्स होते हैं जो कि वॉश बेसिन का जो वेस्ट पाइप होता है उसे ब्लॉक कर देते हैं और उसकी वजह से, और वहाँ पर उस टैप को खुला छोड़ देते हैं, तो जो पानी होता है वो ओवरफ्लो हो जाता है और प्लेंटिफ के गुड्स को डैमेज कॉज कर देता है। तो यहाँ पर थर्ड पार्टी का कुछ एक्ट था, थर्ड पार्टी ने एक्ट किया, रॉन्गफुल एक्ट किया, जिसकी वजह से प्लेंटिफ को डैमेज कॉज हुआ है। तो यहाँ पर डिफेंडेंट की गलती नहीं है, यहाँ पर थर्ड पार्टी का फॉल्ट है, तो यहाँ पर स्ट्रिक्ट लायबिलिटी अप्लाई नहीं होगी। तो ये भी एक एक्सेप्शन है।
अब हम थर्ड एक्सेप्शन की बात करते हैं, प्लेंटिव्स ओन फॉल्ट। प्लेंटिव का अगर खुद का ही फॉल्ट होता है तो पॉइंटिंग वर्सेस नोक्स का केस है। पॉइंटिंग वर्सेस नोक्स का केस, जिसके अंदर प्लेंटिव का जो हॉर्स होता है वो कुछ पॉइजनस ट्रीज को, पॉइजनस लीव को खा लेता है, जो कि डिफेंडेंट की जो बाउंड्री होती है उसके अंदर होती है, और इवेंचुअली उसकी मौत हो जाती है। The court held that vegetation of the defendant's land had not spread over the plaintiff's side, but it was the intrusion of the plaintiff's horse in the defendant's land when it chewed on the leaves of the plant sowed in the defendant's plot। यानी कि जो हॉर्स था उसने अंदर जाके उस पेड़ की पत्तियों को खा लिया और इस वजह से उसकी मौत हुई है यहाँ पर। तो जो प्लेंटिफ है, प्लेंटिफ का खुद का फॉल्ट है, उसको अपने हॉर्स को मतलब उसको अपने हॉर्स की निगरानी करनी चाहिए थी, देखभाल करनी चाहिए थी। अगर उसका हॉर्स जाके कहीं इंट्रूड कर देता है और प्लांट को खा लेता है तो यहाँ पर जो डिफेंडेंट होगी उसकी कोई लायबिलिटी नहीं बनेगी, कोई फॉल्ट नहीं होगा, तो यहाँ पर स्ट्रिक्ट लायबिलिटी नहीं लगेगी। अब नेक्स्ट एक्सेप्शन है कॉमन बेनिफिट ऑफ प्लेंटिफ एंड डिफेंडेंट। यहाँ पर बॉक्स वर्सेस जब्स का केस है। इसके अंदर जो डिफेंडेंट होता है वो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में डिफेंडेंट और प्लेंटिफ और बाकी के और भी जो लोग जिनको डैमेज कॉज हुआ होता है वो सब एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में रह रहे होते हैं। यहाँ पर जो डिफेंडेंट होता है उसका एक रिजर्वायर होता है जो कि कॉमनली यूज़ किया जा रहा है बाकी सारे रेजिडेंट्स के द्वारा। तो यहाँ पर जो प्लेंटिफ को डैमेज कॉज होता है तो इसमें कोर्ट ये कहता है कि यहाँ पर जो प्लेंटिफ है, प्लेंटिफ खुद भी उस रिजर्वायर में से पानी ले रहा था और बेनिफिट वहाँ पे अवेल कर रहा था, तो इसलिए प्लेंटिफ ये नहीं कह सकता है कि डिफेंडेंट की यहाँ पर फॉल्ट है और डिफेंडेंट को स्ट्रिक्टली लायबल किया जाए। तो यहाँ पर ये प्लेंटिफ और डिफेंडेंट दोनों का कॉमन बेनिफिट है, इसलिए यहाँ पर स्ट्रिक्ट लायबिलिटी नहीं लगेगी। तो और हम अब लास्ट एक्सेप्शन की बात करते हैं, एक्ट ऑफ स्टैट्यूटरी अथॉरिटी। इसका एक केस है ग्रीन वर्सेस चेल्सी वाटर वर्क्स का केस। इस केस के अंदर जो डिफेंडेंट की कंपनी थी वो एक स्टैट्यूटरी ऑर्डर के थ्रू काम कर रही थी, जिसमें उनका काम था कि कंटिन्यूअस वाटर सप्लाई को मेंटेन करके रखना। अब यहाँ पर क्या होता है कि जो पाइपलाइन होती है वो बर्स्ट हो जाती है, जिसकी वजह से जो प्लेंटिफ का प्रीमाइस है उसमें पूरे में पानी भर जाता है। तो यहाँ पर जो कंपनी होगी वो यहाँ लायबल नहीं होगी, स्ट्रिक्टली लायबल नहीं होगी, क्योंकि वो स्टैट्यूटरी अथॉरिटी के अंडर में फंक्शन कर रही थी, काम कर रही थी। यहाँ पर जो स्टैट्यूटरी अथॉरिटी थी उसने ये काम को डेलीगेट किया था, इस वर्क को डेलीगेट किया था इस कंपनी को, तो यहाँ पर ये स्ट्रिक्ट लायबिलिटी अप्लाई नहीं होगी और यहाँ पर जो फॉल्ट है वो इस कंपनी की नहीं होगी। तो यही है बेसिक कुछ एक्सेप्शन स्ट्रिक्ट लायबिलिटी के, जिन केसेस में स्ट्रिक्ट लायबिलिटी नहीं अप्लाई होती है। अब हम बात करते हैं एब्सोल्यूट लायबिलिटी की कि एब्सोल्यूट लायबिलिटी क्या होती है। तो स्ट्रिक्ट लायबिलिटी और एब्सोल्यूट लायबिलिटी के जो इसेंशियल एलिमेंट्स हैं वो लगभग सेम है, लेकिन जो एब्सोल्यूट लायबिलिटी है इसके अंदर जो एस्केप होता है ये नेसेसरी नहीं होता। स्ट्रिक्ट लायबिलिटी में हमने समझा था कि अगर एस्केप नहीं होगा तो स्ट्रिक्टली लायबल इंसान को नहीं माना जा सकता, लेकिन अगर एब्सोल्यूट लायबिलिटी में एस्केप नहीं हो रहा है और अगर कोई भी डेंजरस सब्सटेंस आपके प्रीमाइसेस के अंदर ही कोई डैमेज कॉज कर रहा है किसी भी थर्ड पर्सन को या प्लेंटिफ को, तो यहाँ पर फिर भी उस इंसान को मतलब डिफेंडेंट को एब्सोल्यूटली लायबल बताएंगे। तो यही बेसिक डिफरेंस है स्ट्रिक्ट लायबिलिटी और एब्सोल्यूट लायबिलिटी में। और एब्सोल्यूट लायबिलिटी के कोई एक्सेप्शंस नहीं है, जैसे कि हमने पढ़ा स्ट्रिक्ट लायबिलिटी के कुछ 5 एक्सेप्शंस, एब्सोल्यूट लायबिलिटी में वो सारे एक्सेप्शंस अप्लाई नहीं होते हैं। यहाँ पर किसी भी केस में, चाहे एक्ट ऑफ गॉड हो, चाहे प्लेंटिफ का खुद का फॉल्ट हो, चाहे प्लेंटिफ और डिफेंडेंट के कॉमन और म्यूचुअल बेनिफिट से कोई काम हो रहा हो, इन सभी केस में एब्सोल्यूट लायबिलिटी अप्लाई होगी, वहाँ पर लगेगी। तो हम बात करते हैं इस केस की, MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस, जिसके बाद जो एब्सोल्यूट लायबिलिटी का कॉन्सेप्ट था वो इवॉल्व हुआ था। ये 1987 का केस है। तो आपने इस केस को सुना ही होगा क्योंकि ये बहुत ही फेमस केस है, ओलियम गैस लीक केस, जिसको हम MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस कहते हैं। तो इसमें जो दिल्ली में एक इंडस्ट्री थी, श्रीराम फूड एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, इस इंडस्ट्री में से जो फर्टिलाइजर मेकिंग इंडस्ट्री थी, इसमें से एक ओलियम गैस लीक हो जाती है, जैसे हमने भोपाल गैस ट्रेजेडी में पढ़ा था।
भोपाल गैस ट्रेजेडी में भी मिथाइल आइसोसाइनेट एक बहुत पॉइजनस गैस होती है जो लीक हो जाती है। वैसे ही इसमें से भी ओलियम गैस लीक होती है जिसमें काफ़ी सारे लोगों की डेथ हो जाती है, एक एडवोकेट और कुछ लोग मर जाते हैं वहाँ पे। तो इस केस में जो कोर्ट थी उन्होंने ये कहा कि यहाँ पर स्ट्रिक्ट लायबिलिटी का कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा, यहाँ पर एब्सोल्यूट लायबिलिटी लगनी चाहिए। स्ट्रिक्ट लायबिलिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो 18th सेंचुरी का है, जो बहुत पुराना कॉन्सेप्ट है। लेकिन 18th सेंचुरी के बाद इतने सारे टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हुए, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट्स हुए, तो इन टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की वजह से बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मास लेवल पे डिस्ट्रक्शन क्रिएट करती हैं। इसलिए जो स्ट्रिक्ट लायबिलिटी का कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा ऑब्सोलीट हो चुका है और इसको अब हमें हटा देना चाहिए और एब्सोल्यूट लायबिलिटी के कॉन्सेप्ट को हमें फॉलो करना चाहिए। यहाँ पर एब्सोल्यूट लायबिलिटी का कॉन्सेप्ट जितने भी इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट होते हैं वहाँ पर एप्लीकेबल होता है, जैसे कि MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस। यहाँ पर भी इंडस्ट्री जो थी उनमें उससे ओलियम गैस लीकेज हुआ और वहाँ पे काफ़ी सारे लोगों का नुकसान हुआ, डैमेज हुआ लोगों को। और वैसे ही भोपाल गैस ट्रेजेडी में भी हमने देखा कि काफ़ी सारे लोग, 5 लाख से भी ज़्यादा लोगों का यहाँ पे डैमेज हुआ था। तो यहाँ पे जो डैमेज हो रहा है ना वो मास लेवल पे हो रहा है। इस वजह से इस कॉन्सेप्ट को लेके आए कि एब्सोल्युटली लायबल बताना, एब्सोल्यूट लायबिलिटी होनी चाहिए उस इंडस्ट्री की जो कि इन सारे एक्ट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है। यहाँ पर अगर स्ट्रिक्ट लायबिलिटी हम लगाएंगे तो अगर कोई भी ऐसी सिचुएशन आती है जिसमें इंडस्ट्री के अंदर ही लोगों को डैमेज कॉज होता है और जो भी सब्सटेंस होता है वो बाहर एस्केप नहीं करता है, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोगों को डैमेज कॉज हो रहा है, तो यहाँ पर एब्सोल्यूट लायबिलिटी लगनी चाहिए क्योंकि उन लोगों को रेमेडी मिलनी चाहिए। तो यही था एब्सोल्यूट लायबिलिटी का कॉन्सेप्ट जो MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस के बाद आया था। अब इस केस के अंदर जो कंपनसेशन होता है, यानी कि एब्सोल्यूट लायबिलिटी में जो कंपनसेशन होता है वो एग्जाम्पलरी नेचर का होता है, वहीं पर जो स्ट्रिक्ट लायबिलिटी के अंदर जो कंपनसेशन दिया जाता है वो नेचर ऑफ डैमेज और जो क्वांटम ऑफ डैमेज है उसके अकॉर्डिंग दिया जाता है कि जो डैमेज हो रहा है वो किस नेचर का है और किस क्वांटिटी का डैमेज है, उसके अकॉर्डिंग ही जो स्ट्रिक्ट लायबिलिटी होती है उसमें डैमेज आपको क्लेम आप कर सकते हो। तो अगर जो डैमेज होगा वो कंपनसेशन की इक्वल होगा। वहीं पर एब्सोल्यूट लायबिलिटी में जो आपको कंपनसेशन दिया जा रहा है वो काफ़ी ज़्यादा होता है डैमेज से, जितना डैमेज हुआ होता है उससे काफ़ी ज़्यादा कंपनसेशन दिया जाता है टू सेट एन एग्जाम्पल इन द सोसाइटी, ताकि जो एक्सीडेंट हो रहे हैं उनको रोका जा सके और वो उनको अवॉइड किया जा सके, इसीलिए एग्जाम्पलरी इन नेचर होता है। हमने MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस पढ़ा जिसमें ओलियम गैस लीकेज हुआ था। भोपाल गैस ट्रेजेडी का भी केस पढ़ा जिसके अंदर मिथाइल आइसोसाइनेट जो गैस थी, पॉइजनस गैस, उसका लीकेज हुआ जिसकी वजह से बहुत सारे लोग अफेक्ट हुए उससे। एक और केस था इंडियन काउंसिल फॉर इन्वायरमेंट लीगल एक्शन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस, जिसके अंदर कुछ फैक्ट्री थी जो बहुत सारे पोल्यूटेंट्स को ऐसे फ्रीली ही रिलीज कर रही थी अपनी इंडस्ट्री से, जिसकी वजह से जो आसपास के लोग थे उस विसिनिटी के वो अफेक्ट हो रहे थे और जो फ्लोरा एंड फ्योना था, इन्वायरमेंट था, वो बहुत डिटोरिएट हो रहा था। तो कोर्ट ने ये कहा कि जो कंपनी है उसको यहाँ पर एब्सोल्यूटली लायबल बताया जाएगा और वो एब्सोल्यूटली लायबल होगी क्योंकि यहाँ पर वो बहुत सारे लोगों को उनका जो इन्वायरमेंट है उसे पोल्यूट कर रही है और उनकी जो कंड्यूसिव जो राइट है, कंड्यूसिव क्लीन इन्वायरमेंट के जो राइट हैं उनको वो वॉयलेट कर रही है। और ये आर्टिकल 21 जो राइट टू लाइफ की बात करता है उसको भी ये वॉयलेट कर रही है। इस वजह से यहाँ पर एब्सोल्यूट लायबिलिटी लगेगी और उस कंपनी को एब्सोल्यूटली लायबल हेल्ड किया गया। तो यही थे बेसिक कॉन्सेप्ट एब्सोल्यूट लायबिलिटी और स्ट्रिक्ट लायबिलिटी के, जो कि हमने आज की वीडियो में डिस्कस किए। मेरे आपके लिए एक क्वेश्चन है छोटा सा, जो कि आप मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे कि जो एक्ट ऑफ थर्ड पार्टी हमने जो एक्सेप्शंस में डील किया था स्ट्रिक्ट लायबिलिटी के, उन थर्ड पार्टी की जो कैटेगरी है उसमें इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर इंक्लूड होंगे या नहीं। जैसे हमने रेडेंस वर्सेस फ्लेचर के केस में पढ़ा कि जो वाटर रिजर्वायर था वो इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू कंस्ट्रक्ट करवाया गया था, तो वो जो इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर हैं वो थर्ड पार्टी की कैटेगरी में आएंगे कि नहीं, या मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।